हेलो 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 सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सारे के सारे साथी जल्दी से उपस्थित हो जाएं। सभी को राम राम नमस्कार। उम्मीद है सारे के सारे साथी मेरे बेहतरीन हो गए, जबरदस्त हो गए हैं। उमेश साहू, कालीचरण कुमार, खुशबू, करिश्मा, शिवम यादव, ठीक है भाई, प्रिया, तो सारे के सारे भाई जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। आर्टिकल 327 मैंने लास्ट आपको कल बताया था, और 327 में मैंने आपको बोला था कि जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो आपकी संसद है, पार्लियामेंट है, वो कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, वो विधि बना सकती है, वो कानून बना सकती है। किसके लिए कानून बना सकती है? किसके लिए कानून बना सकती है? तो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और साथ में राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल के सदन, राज्य विधानमंडल के सदन, राज्य विधानमंडल के सदन बोले तो विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद, इन दोनों के लिए ही कानून बना सकती है। किससे रिलेटेड? परिसीमन और मतदाता सूची, परिसीमन और मतदाता सूची से रिलेटेड। परिसीमन यानी कि बाउंड्री, कि कौन सी सीट के दायरे में कितना क्षेत्र आएगा, कौन सी सीट के दायरे में कितना क्षेत्र आएगा, कि लोकसभा की इस सीट में कितनी पॉपुलेशन आएगी, लोकसभा की दूसरी सीट में कितनी पॉपुलेशन आएगी, इसे कहते हैं परिसीमन यानी बाउंड्री। और साथ में वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट बोले तो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट बोले तो मतदाता सूची, मतदाता सूची, इनसे रिलेटेड क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। कौन? संसद। यही बताया था, एक बार से थम्स अप कर दीजिएगा। परिणाम भाई आ रहा, रुखसर, ठीक है, उमेश यादव, बहुत बढ़िया, मनीष, प्रियंका शर्मा। चलिए, तो ये बात हो गई थी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 328 क्या कहता है? 328 में बस इतना लिखा है, मान लीजिए, मान लीजिए अगर संसद ने किसी राज्य विधानमंडल के लिए कानून नहीं बनाया, किसी राज्य विधानमंडल के लिए कानून नहीं बनाया, मान लो यूपी के लिए नहीं बनाया, तो क्या यूपी का राज्य विधानमंडल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। लेकिन राज्य विधानमंडल का कानून किसके कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए? किसके कानून के खिलाफ ना हो? संसद। क्योंकि आपको पता है भारत में कनाडा वाला संघ अपनाया गया है, पावर किसे है? केंद्र को ज्यादा है। आप कानून बना सकते हो, अगर संसद ने आपके राज्य विधानमंडल के लिए कानून नहीं बनाया तो आपके राज्य का राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन संसद के कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद ने आपके राज्य के लिए नहीं बनाया, हो सकता है किसी दूसरे राज्य के लिए बनाया हो सकता है संसद ने कोई परफॉर्मा बना रखा हो कि इसके अकॉर्डिंग कानून बनाने हैं, तो उनके खिलाफ ना हो। क्लियर? यही बात लिखी है 328 में। आइएगा 328 आर्टिकल 328 साफ कहता है, यदि संसद राज्य विधानमंडल के लिए विधि निर्मित ना करे, यदि संसद राज्य विधानमंडल के लिए विधि निर्मित ना करे, राज्य विधानमंडल के लिए विधि निर्मित ना करे, विधि निर्मित ना करे, तब वो राज्य विधानमंडल स्वयं के लिए विधि निर्माण कर सकता है। स्वयं के लिए विधि निर्माण, स्वयं के लिए विधि निर्माण
विधि निर्माण कर सकता है, विधि निर्माण कर सकता है, विधि निर्माण कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्या कर सकता है? विधि निर्माण कर सकता है। सिंपल सी लाइन लिखी है कि वैसे तो संसद बनाएगी, 327 में साफ बोला गया है कि बनाएगी कौन? संसद बनाएगी। ठीक है ना, वोटर लिस्ट के लिए भी बना सकती है और बाउंड्री यानी परिसीमन वगैरह के लिए भी बना सकती है। ठीक, और दोनों के लिए बना सकती है, संसद के सदनों के लिए भी, राज्य विधानमंडल के लिए भी। लेकिन अगर किसी राज्य विधानमंडल के लिए कानून संसद ने नहीं बनाया तब वो राज्य मंडल खुद भी बना सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल की विधि संसदीय विधि का उल्लंघन ना करती हो। ये बात आप ध्यान से लिख लेना। बट राज्य विधानमंडल की विधि, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधि संसदीय विधि का, संसदीय कानून का, संसदीय विधि का क्या ना करती हो? संसदीय विधि का उल्लंघन ना करती हो। संसदीय विधि का उल्लंघन ना करती हो, उल्लंघन ना करती हो। ठीक है मेरे भाई, संसदीय विधि का क्या ना करती हो? उल्लंघन ना करती हो। यानी कि संसद ने जो भी परफॉर्मा बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका कानून होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। या संसद ने किसी दूसरे राज्य के लिए विधि बनाई है, आपके लिए नहीं बनाई, आप खुद बना सकते हो, लेकिन उस विधि के उल्लंघन ना करती है, उसके खिलाफ ना हो जो संसद ने बनाई है। बस इतनी सी बात लिखी हुई है 328 में। बताएं बात क्लियर है? चलें आगे 329 पर। ठीक है, निर्वाचन संबंधी विवादों पर। ठीक है, चलें आगे। यह है 328 की बात पूरी। अब चलते हैं 329। 329 क्या कहता है मेरे बाबू? 329 क्या कहता है? 329 ने साफ कहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या रहती है? रोक। निर्वाचन संबंधी मामलों पर, निर्वाचन संबंधी मामलों पर, निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। न्यायालय के हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है बीच में आना। हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक भाई, निर्वाचन संबंधी मामले पर यह पॉइंट कहता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। इसका मतलब कोर्ट बीच में नहीं आएगा कि किस चुनाव में क्या काम हुआ है, क्या धांधली हुई है, नहीं हुई है, इसमें कोर्ट बीच में नहीं आएगा। सभी क्षेत्र का जनसंख्या बराबर होता है? नहीं भैया, अलग अलग होता है। अब कोई आगरे का सांसद है, कोई एटा का सांसद है, तो क्या दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी? हो ही नहीं सकती है। क्लियर? निर्वाचन संबंधी मामले पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का मतलब है कि न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर चुनाव में धांधली हुई, कोई कैंडिडेट बेईमानी से जीत गया,
और सामने वाला कह रहा है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसने चुनाव में चीटिंग करी है, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो भैया वो कहां जाएगा? तो मेरे बच्चे उसके लिए यहां पर बताया गया है सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिकल 327 और 328 के द्वारा बनाई गई विधि यानी परिसीमन, वोटर लिस्ट एक्सेट्रा पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन 2 पॉइंट पर कहा गया है। इन 2 पॉइंट के लिए है सबसे पहली बात याद रखना, इसे मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 327 जिसमें संसद कानून बनाती थी, ठीक है ना, वोटर लिस्ट और परिसीमन वाला, और एक है आर्टिकल 328 जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, वोटर लिस्ट और परिसीमन वाला, ठीक है। आर्टिकल 327 और 328 के अनुसार बनाई गई विधि के अनुसार बनाई गई विधि विधि यानी कि कानून, बनाई गई विधि ब्रैकेट में लिख लो परिसीमन, किस किस से संबंधित थी सर? परिसीमन यानी बाउंड्री, और साथ में मतदाता सूची, वोटर लिस्ट एटसेट्रा, इसी से ही तो संबंधित थे ये, इसी से ही तो संबंधित थे, अभी पढ़ के आए हो, परिसीमन और मतदाता सूची एटसेट्रा, ठीक है ना। पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसे मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लीजिए अगर संसद ने यहां पर लिख दिया कि भाइयों जिसके खिलाफ भी 2 साल का क्रिमिनल मामला चल रहा है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दो। अब आप शोर मचाते रहो कि भाई हमसे वोटिंग का राइट छीन रहे हो, वोटिंग का राइट छीन रहे हो, तो भाइयों आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोई कोर्ट जा ही नहीं सकता। अगर आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया तो काट दिया, ठीक है ना। अगर मान लो संसद ने यहां पर या राज्य विधानमंडल ने यहां पर कानून बनाया कि भाई मान लीजिए इस वाली लोकसभा सीट को हम बड़ा कर रहे हैं, ज्यादा जनसंख्या वाला, इस वाली को छोटा कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति बोला है मेरी सीट छोटी क्यों कर रहे हो, मेरी जनसंख्या वाली सीट छोटी क्यों, मेरे पास कम जनसंख्या क्यों, इसके पास ज्यादा क्यों, उसके पास और ज्यादा क्यों, सब में बराबर करो। आप कुछ नहीं कह सकते, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर संसद ने कर दिया या राज्य विधानमंडल ने कर दिया आर्टिकल 328 में, आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, साफ मना किया गया है। तो बताएं इतनी बात क्लियर। अब बात है सर, अगर मान लीजिए संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित कोई विवाद है तो इसकी अर्जी कहां पर डाली जाएगी, इसकी अर्जी कहां पर डाली जाएगी? तो इसमें दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावी विवाद से संबंधित अर्जी का मतलब होता है पिटीशन, अर्जी का मतलब होता है बाबू पिटीशन, ठीक है ना। आप अर्जी डालते हो ना कि भाई मेरी बात सुनिए, यहां पर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कोर्ट में भी अर्जी डालते हैं, तो यहां अर्जी कहां डाली जाएगी? संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावी विवाद से संबंधित अर्जी कहां डाली जाती है बच्चे? अर्जी चुनाव प्राधिकारी के द्वारा सुलझाई जाएगी। अर्जी चुनाव प्राधिकारी का मतलब हुआ इलेक्शन अथॉरिटी, चुनाव प्राधिकारी के द्वारा चुनाव प्राधिकारी का मतलब होता है इलेक्शन अथॉरिटी,
इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा सुलझाई जाएगी, के द्वारा सुलझाई जाएगी, के द्वारा सुलझाई जाएगी। ठीक है, जिसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर की जाएगी। जिसकी नियुक्ति, चुनाव प्राधिकारी के लिए ही लिख रहा हूं ये लाइन, इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा, इसकी नियुक्ति विधानमंडल देख रहा हूं, इसका मतलब दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात। विधानमंडल का मतलब है केंद्र के चुनाव है तो संसद, राज्य के चुनाव है तो सर राज्य विधानमंडल, राज्य के चुनाव है तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, द्वारा विधि बनाकर की जाएगी, विधि बनाकर की जाएगी, विधि बनाकर की जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया? तो अभी तक मैंने क्या समझाया मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो उमेश साहू जी? समझ में नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक, कि कोई भी चुनावी विवाद होते हैं, कि कोई भी चुनावी विवाद होते हैं, चाहे संसद का हो चाहे राज्य विधानमंडल का, इसकी जो अर्जी है, इसकी जो पिटीशन है, ठीक, किसके द्वारा सुलझाई जाएगी? चुनाव प्राधिकारी के द्वारा, इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा सुलझाई जाएगी। और ये जो इलेक्शन अथॉरिटी होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब है केंद्र में संसद, राज्य में राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये इसकी नियुक्ति करेंगे, इसके द्वारा ये सुलझाई जाएगी। लेकिन मेरे बाबू यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ एक समस्या है, यहाँ एक फेर है। क्या फेर है सर? आज तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनी ही नहीं है, आज तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनी ही नहीं है, ठीक है ना, आज तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनी ही नहीं है। तो अब मैं नोट डाल के आपको कोई चीजें बताना चाह रहा हूं। ये जो आपका चुनाव प्राधिकारी है, इलेक्शन अथॉरिटी है, इसे आप कहते हैं चुनाव प्राधिकरण। आइएगा, ये जो आपका चुनाव प्राधिकारी है, चुनाव प्राधिकारी, भाई अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते तो कोर्ट जैसी और भी चीजें होती हैं जिनको आप अधिकरण बोलते हो। बताया मैंने आपको, बताया, जैसे नदी अधिकरण बताया था, नदी जल विवाद के लिए, नदी जल विवाद के लिए बताया था नदी अधिकरण, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब आप किसी कार्य के लिए कोर्ट नहीं जा रहे, मतलब उनकी सुनवाई कहीं और होती होगी, कहीं और होगी, मतलब वो अधिकरण कहलाएंगे, अथॉरिटी। तो चुनाव अधिकरण, चुनाव अधिकरण या चुनाव क्या कह रहे थे हम इसे, हाँ, प्राधिकारी। चुनाव प्राधिकारी का मतलब यहां पर हुआ, यहां इलेक्शन अथॉरिटी का मतलब हुआ कि भैया चुनाव अधिकरण की बात हो रही है, चुनाव अधिकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चुनाव अधिकरण। और जब मैं आपको पार्ट 14 पढ़ा रहा था, ठीक है ना, यूपीएससी वगैरह की बातें बता रहा था, यूपीएससी वगैरह की बातें बता रहा था, तो एक भाई ने मुझसे बोला भी था, सर आपने पार्ट 14A छोड़ दिया है, बच्चे उसमें कुछ था ही नहीं, उसे मैं अब जाकर के जिक्र कर रहा हूं, ठीक है ना। ये उमेश साहू जी, बीच में एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, BRA, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ठीक, अब ये जो चुनाव अधिकरण है, तो अधिकरणों का जिक्र कहां होता है? तो एक बच्चे ने मुझसे बोला भी था, जब मैं 14 के बाद सीधे 15 पर आया था, कि सर 14A भी है एक, तो बच्चे 14A में ही होते हैं आपके अधिकरणों की बात, ट्रिब्यूनल्स की बात, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल जिसमें 2 आर्टिकल होते हैं, 323A, 323B। बस छोटा सा उसका जिक्र है, छोटा सा उसका जिक्र है, जो क्वेश्चन पूछेगा सारे के सारे आपके यहां से फंस जाएंगे। नोट डाल के लिख लेना, पार्ट नंबर 14A, ये जो अधिकरण होते हैं, पार्ट 14A, पार्ट 14A में ही लिखा हुआ है आपके अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स बोले तो अधिकरण,
ट्रिब्यूनल्स बोले तो अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स बोले तो अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स बोले तो अधिकरण। अब ये अधिकरण जो है पार्ट 14A में ये जो अधिकरण है इसमें दो आर्टिकल हैं, 323A और 323B। और मैंने आपसे बोला है कि ABCD वाली जितनी भी चीजें होती हैं, ABCD वाली जितनी भी चीजें होती हैं सब जोड़ी गई होती हैं, सब जोड़ी गई होती हैं। कैपिटल ABCD वाली जितनी भी चीजें हैं सब जोड़ी गई हैं। यानी पार्ट 14A ये संविधान के अंदर जो बड़े बुजुर्ग संविधान देके गए आपको उसमें था ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ा होगा, तभी तो इसके अंदर के आर्टिकल भी बाद में जुड़े होंगे। तो ये सब कुछ कंटेंट, ये सब कुछ मैटर कब से जोड़ा है? तो मेरे बाबू लोगों, इसे 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA का मतलब आप जानते हैं सब, संविधान संशोधन 1976 1976 से जोड़ा गया, से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। और बाबू लोगों इसमें लिखा क्या है, अधिकरण क्या होते हैं? अधिकरण का मतलब ही होता है कि न्यायालयों का बोझ कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाए और विवादों का क्या किया जाए, समाधान। चलिए सिंपल मैं आपको लिख देता हूं, इसे इसलिए जोड़ा गया, इसे इसलिए कि जोड़ा गया, भाई आपको पता है भारत के अंदर कोर्ट केस सुलझने में सालों लग जाती हैं, सालों। अगर हर मुद्दे का कोर्ट केस, हर मुद्दे की बात, हर मुद्दे का केस कोर्ट में ही जाएगा तो फिर तो जज साहब वैसे ही परेशान हो जाएंगे। पब्लिक के इतने सारे केस आ जाते हैं कि वो ही सालों में सुलझते हैं। अब ये हर एक डिपार्टमेंट के भी केसेस वहां पहुंचने लगे फिर तो हो गया काम। तो इस भाग को संविधान में क्यों जोड़ा? इसे इसलिए जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया जिससे कोर्ट का बोझ कम किया जा सके, जिससे कोर्ट का बोझ कम किया जा सके, बोझ कम किया जा सके। अब बोझ कम किया जा सके, अगर मान लो ऐसे मुद्दे कोर्ट में नहीं जाएंगे तो बाहर सॉल्व हो सकते हैं, अलग से सॉल्व हो सकते हैं, और अलग से सॉल्व होंगे तो मेरे साथियों विवादों का भी समाधान जल्दी होगा, किया जा सके। और जल्दी समाधान के लिए, और जल्दी समाधान के लिए, समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशन, जल्दी समाधान के लिए ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरणों की स्थापना की जाए। जल्दी समाधान के लिए ट्रिब्यूनल्स बोले तो अधिकरणों की स्थापना, अधिकरणों की स्थापना की जाए, अधिकरणों की स्थापना की जाए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? क्लियर है? बोलें। ये बात है आपकी पार्ट नंबर 14A की, ये बात है। अब ये बात मैंने इसलिए रोक रखी थी, मुझे पता था ये जरूर आएगा चुनाव अधिकरण, तब मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव अधिकरण की बात क्या है। तो बाबू ट्रिब्यूनल्स होते क्या है, मैंने साफ कह दिया, ये कोर्ट की तरह ही है। लेकिन हमने क्या किया है कि हर चीज केस के रूप में अगर कोर्ट में जाएगी तो फिर तो हो गया समाधान। वैसे ही इतने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, दुनिया भर में क्राइम हो रहे हैं भारत के अंदर, जगह जगह के कोर्ट केसेस बनते रहते हैं, फाइलों का चिट्ठा लगा पड़ा है, उसमें ये भी अगर पहुंचने लगे तो हो गया काम। इसीलिए हर डिपार्टमेंट के लिए जिसमें ज्यादा जरूरत है उसके लिए यह तय किया गया कि भैया इनके मुद्दे कोर्ट में ना भेजे जाएं, इनके लिए अलग से ही आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो जहां पर इनकी सुनवाई हो जाएगी, जहां पे इनका समाधान हो जाएगा, जहां पे इनका समाधान हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने रखे हैं और इन दोनों आर्टिकलों में इन्हीं की बात है, इन्हीं की बात है। जैसे मैं आपको बताऊं 323,
बी में लिखा क्या है, 323 है, 323 बी में लिखा क्या है, 323 ए में होता है मेरे बाबू, 323 ए में होता है, 323 ए में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है प्रशासकीय अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है आपका आर्टिकल 323 से। कभी पूछे तो बता दीजिएगा कि प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किसके तहत किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक जो आपके अधिकरण हैं उनका गठन कैसे किया जाता है, तो 323 ए में ये बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टैक्स से रिलेटेड कोई आपको ट्रिब्यूनल बनाना है, कर संबंधित, जीएसटी संबंधित, ठीक है ना, जीएसटी संबंधित, तो ये प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके लिए अधिकरणों की बात है 323 ए में। 323 ए में ज्यादा खास नहीं है, ठीक है ना, 323 ए में सजा नहीं दे सकते खुशबू, बस सुनवाई हो सकती है, समाधान हो सकता है, सजा के तो अधिकारी कोर्ट वाले हैं केवल, वो तो फिर पूरे ही जुडिशरी बन जाएगी फिर, ठीक। बहुत बढ़िया अवध जी, क्या बात है, पढ़ रहे हो सर। 247 ए में भी अतिरिक्त न्यायालयों की बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा, पर वो एक्स्ट्रा कोर्ट हैं, ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है अवध जी, ये ट्रिब्यूनल है। कोर्ट का मतलब ये होता है कि वो सजा भी दे सकते हैं, ट्रिब्यूनल समाधान करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, सजा नहीं दे पाएंगे, ठीक। 323 बी में क्या लिखा है, 323 बी में लिखा हुआ है अन्य अधिकरण जो किसी भी मुद्दे के हों, इसी में लिखा हुआ है अन्य अधिकरण, इसी में लिखा हुआ है अन्य अधिकरण, इसी में लिखा हुआ है बच्चे अन्य अधिकरण, अदर ट्रिब्यूनल्स, चाहे वो किसी भी मुद्दे से हो सकते हैं, वो किसी भी मुद्दे से हो सकते हैं, अदर ट्रिब्यूनल्स, जैसे आपने एक पढ़ा भी था, जैसे आपने मेरे बच्चे एक पढ़ा भी था, नदी अधिकरण पढ़ा था आपने, नदी अधिकरण जो नदी जल विवादों को लेकर के डिसीजन देता था, नदी अधिकरण। और इसी में आप जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है चुनाव आयोग, इसी में ही आप लिखोगे निर्वाचन या चुनाव अधिकरण, इसी में ही आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसी में ही आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसी में ही आप लिख सकते हो इलेक्शन ट्रिब्यूनल। लेकिन खास बात बताऊं, भारत के इतिहास में आज तक ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना ही नहीं है। भारत के इतिहास में इलेक्शन ट्रिब्यूनल, निर्वाचन संबंधी अधिकरण बना ही नहीं है। इस प्रकार का अधिकरण आज तक संसद ने नहीं बनाया है, ठीक है। इस प्रकार का अधिकरण आज तक संसद ने बनाया ही नहीं है, बना सकती है कभी भी, लेकिन बनाया ही नहीं है। लिख लीजिएगा, वही खास बात बता रहा हूं। इस प्रकार का अधिकरण आज तक संसद ने नहीं बनाया है, आज तक संसद ने बनाया ही नहीं है। अब फिर आपके दिमाग में ये चीज चलेगी कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे थे कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा, चाहे संसद का हो चाहे राज्य विधानमंडल का हो, चाहे संसद का चुनावी विवाद हो चाहे राज्य विधानमंडल का चुनावी विवाद हो, तो व्यक्ति कहां पर अपील कर सकता है, कहां अर्जी डाल सकता है,
चुनाव प्राधिकारी के पास। चुनाव प्राधिकारी मतलब चुनाव अधिकरण, और ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसा कोई अधिकरण संसद ने अभी तक बनाया ही नहीं है। तो सर कहां पे अपील होगी? फिर तो नो डाउट आप कहां ही जाओगे, फिर तो नो डाउट आप कहां ही जाओगे, कोर्ट में जाओगे। लेकिन मुद्दा है किस कोर्ट में जाओगे। एक होते हैं आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, इससे ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, और फिर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो भैया ये तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामले जाते हैं। आगे पढ़ोगे जब पढ़ाऊंगा कोर्ट्स, ठीक है ना। जब आप यहां से हार जाते हो तब आप अपील करते हो कहां पर? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हार जाते हो फिर अपील करते हो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो मुद्दा है कि अगर संसद या आपके किसी भी राज्य विधानमंडल के चुनावी विवाद है तो व्यक्ति कहां पर अपील कर सकता है इनमें से? तो मेरे बाबू याद रखना, आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे राज्य विधानमंडल के चुनाव में चीटिंग होती है, चाहे संसद के चुनाव में चीटिंग होती है, मुद्दा कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। याद रखना, मुद्दा कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। और ये बात स्टार्ट कब से हुई है तो मैं आपको बता देता हूं। 1966 निर्वाचन याचिका संबंधित उच्च न्यायालय में डाली जा सकती है, याद रखना। ठीक, 1966, और ये दोनों निर्वाचन के लिए है, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, बेहद खास पॉइंट है बच्चे। संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित याचिका, निर्वाचन से संबंधित याचिका कहां डाली जा सकती है? कहां डाली जा सकती है? निर्वाचन से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में या संबंधित हाई कोर्ट में, ऐसे लिखो, संबंधित हाई कोर्ट में डाली जा सकती है, संबंधित हाई कोर्ट में डाली जा सकती है, संबंधित हाई कोर्ट में डाली जा सकती है। सर संबंधित हाई कोर्ट का मतलब क्या है? संबंधित हाई कोर्ट का मतलब क्या है सर? संबंधित हाई कोर्ट का मतलब क्या है? संबंधित हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे सोच के देखो। ठीक सर, मैजिस्ट्रेट क्या होता है? मैजिस्ट्रेट ही सेशन कोर्ट में बैठता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति सेशन कोर्ट में बैठता है, क्रिमिनल मामलों को सुनता है, तो उसे मैजिस्ट्रेट कहते हैं। जब वो सिविल मामलों को सुनवाई करता है, जिनमें केवल और केवल समाधान होता है, जुर्माना लगता है, सजा नहीं होती, ठीक है ना, आपस में समझौता कराया जाता है, जैसे किराया मकान मालिक या भूमि विवाद, इनको जब सुनता है तो उसे जज कहते हैं। जब वो क्रिमिनल मामलों को सुनता है तो उसे मैजिस्ट्रेट कहते हैं, दंडाधिकारी, क्योंकि उसे दंड देने का अधिकार मिल जाता है। क्रिमिनल मामलों में सजा ही तो मिलेगी, दंड। अब बात आती है कि मेरे साथियों, संबंधित हाई कोर्ट का मतलब क्या है? संबंधित हाई कोर्ट का मतलब है कि जिस क्षेत्र का चुनावी विवाद हो, 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 बात क्लियर है? जिस क्षेत्र का चुनावी विवाद हो मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई गुजरात का रहने वाला है, कोई गुजरात का रहने वाला है, ठीक है, गुजरात में रहता है, लेकिन वो चुनाव लड़ने, इलेक्शन लड़ने कहां पर आया? इलेक्शन लड़ने कहां पर आया? बनारस में आया, वाराणसी में आया। कहां पर आया? वाराणसी। वाराणसी कहां पे? सर यूपी में। ठीक, अब यूपी में उसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। किसका इलेक्शन लड़ा? लोकसभा का। और बनारस में वो चुनाव हार गया, बनारस में चुनाव हारा। उसने कहा कि चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट, वो जाएगा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट वो सोचे कि मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, मैं तो गुजरात रहता हूं, तो मैं तो गुजरात के हाई कोर्ट में जाऊंगा। तो भैया गुजरात तू रहता होगा,
लेकिन तू गुजरात के हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तूने चुनाव कहां से लड़ा है? तूने चुनाव लड़ा है यूपी से, तो तू किस हाई कोर्ट में जाएगा? तू यूपी के हाई कोर्ट में जाएगा। जहां से भी आपने चुनाव लड़ा है, आप जिस जगह के भी रहने वाले हो, आप जिस जगह के भी रहने वाले हो, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। आपने जहां से चुनाव लड़ा है, आप वहां के हाई कोर्ट में जाओगे, और जब हाई कोर्ट से कोर्ट केस हारोगे तो अपील कर सकते हो कहां पर? अपील कर सकते हो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वो भी वहां के हाई कोर्ट में आप अर्जी डालोगे जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे, जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे आप, वहीं के हाई कोर्ट में आप अर्जी डालोगे। ये नहीं कि आप रहते थे मध्य प्रदेश में, चुनाव लड़ने चले गए बिहार में, अब बिहार में चुनाव हारे हो, कह रहे हो बेईमानी हुई है, एमपी में सोच रहे हो वहां पे डालूंगा। अरे भैया, एमपी को क्या मतलब? चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, वहां के जाकर के वहां के हाई कोर्ट में डालिए। ठीक, क्लियर? तो याद रखना, ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। डायरेक्टली कहां नहीं जा सकते? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। डायरेक्टली कहां नहीं जा सकते बाबू? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सोचें कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो चुनावी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो या तो राष्ट्रपति के जाते हैं या उपराष्ट्रपति के जाते हैं, बाकी और किसी के चुनावी विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाते, आप जा सकते हो, लेकिन कब? जब हाई कोर्ट में आप कोर्ट केस हार गए हो, आपने सोचा कि इसका निर्णय सही नहीं आया है, इसका निर्णय सही नहीं आया है, तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के खिलाफ। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बट हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, ठीक है। लेकिन कब होगी? जब हाई कोर्ट से आपका निर्णय आ जाएगा, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हो, अदरवाइज सीधे, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अदरवाइज सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। चुनावी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं, वो केवल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जाते हैं, याद रखना। बताएं, इतनी बात क्लियर हुई? सुभाष भाई, सुभाष भाई बोलेंगे आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई? बिना चश्मे के तो स्क्रीन धुंधली हो जाती है, अंधा हो ही गया मैं वास्तव में। बोले, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो केवल और केवल दो ही व्यक्ति हैं, आप पढ़ोगे, या तो राष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति, जिनके चुनावी विवाद सीधे कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। बाकी राज्य विधानमंडल या संसद के चुनावी विवाद हैं तो भैया संबंधित हाईकोर्ट में जाओ, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ा था उसी के हाईकोर्ट में जाओ, वहां से हारोगे तब अपील होगी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और एक खास बात मैं आपको यहां और बता दूं, एक कोर्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था, और वो बड़ा ही खास है, बड़ा ही खास है, ठीक है, बड़ा ही खास है। इसे हम कहते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। एल चंद्र कुमार एक केस है, क्या है? एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार वर्सेस बनाम भारत संघ। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन डिसीजन दिया जो बड़ा ही काम का है, जो बड़ा ही काम का है। क्वेश्चन आएगा कि अधिकरणों के डिसीजन के विरुद्ध, अधिकरणों के डिसीजन के विरुद्ध क्या कोर्ट जाया जा सकता है? तो भैया अधिकरणों के डिसीजन के खिलाफ सुनवाई की जा सकती है कोर्ट द्वारा, बिल्कुल की जा सकती है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, लिख लीजिएगा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि न्यायालय अधिकरणों के डिसीजन के विरुद्ध, न्यायालय अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध,
अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार रखता है। विरुद्ध सुनवाई का क्या रखता है? सुनवाई का अधिकार रखता है। सुनवाई का अधिकार रखता है। सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है मेरे भाई, क्या रखता है? सुनवाई का अधिकार रखता है, याद रखना। जो आपका न्यायालय है, अधिकरण कोई भी डिसीजन दे, कोई भी निर्णय दे, चाहे वो कोई सा भी अधिकरण क्यों ना हो, अगर मेरे भाई आपको लगता है कि इसने हमारे साथ गलत किया है, ठीक है, हम जो सिटीजन है, हमें ठीक से न्याय नहीं मिला है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में रिट अपनी क्या कहते हो, रिट नहीं, अपील फाइल कर सकते हो। अपील फाइल कर सकते हो, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अधिकरणों ने जो भी निर्णय लिया हो उसके खिलाफ यहां पे सुनवाई हो रही है। इसका मतलब हुआ अधिकरणों ने जो भी डिसीजन दिया है, जो भी निर्णय दिया है, उसका रिव्यू किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, अधिकरणों के फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसका सीधा मतलब ये हो जाता है। ठीक, अधिकरणों के डिसीजन का, अधिकरणों के डिसीजन का निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है भाई, या हो जाएगा। यहां सिंपल कह दिया कि जो भी डिसीजन दिया है, आपको लग रहा है गलत है, आप आ जाओ, हम रिव्यू करेंगे, इसने सही कहा है अधिकरण ने या गलत डिसीजन दिया है, तो प्रॉपर रिव्यू हो सकता है। इस कोर्ट केस में ये बात कह दी गई थी, याद रखना। कौन सा कोर्ट केस है? एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। बताएं कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक, अब एक दो मैं आपको इससे रिलेटेड फैक्ट बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग से रिलेटेड। ठीक, कि भारत में पहले डायरेक्ट इलेक्शन कब हुए थे? भारत में पहले प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए थे? ठीक, भारत के पहले प्रत्यक्ष चुनाव देखिए, भारत में पहले डायरेक्ट इलेक्शन, पहला प्रत्यक्ष चुनाव, पहला प्रत्यक्ष चुनाव, पहला प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि भैया डायरेक्ट इलेक्शन। भारत में पहले डायरेक्ट इलेक्शन कभी भी आपसे पूछे कब हुए, तो मेरे बाबू लोगों, डायरेक्ट भले ही थे लेकिन सबको अधिकार नहीं था वोट डालने का। डायरेक्ट भले ही थे लेकिन पूरी पब्लिक को अधिकार नहीं था वोट डालने का। ठीक है, कुछ विशेष वर्गों को अधिकार दिया था, कुछ विशेष वर्गों को अधिकार दिया था। जब आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये बात। ये आजादी से पहले की बात है और पहले डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे आपके 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में क्या कराए गए थे? डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन सबको अधिकार नहीं था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब हुए? स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब हुए? ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब होते हैं? स्वतंत्रता के बाद पहला डायरेक्ट इलेक्शन, पहला प्रत्यक्ष चुनाव, पहला प्रत्यक्ष चुनाव। स्वतंत्रता के बाद पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ भारत में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव है सर, पहला डायरेक्ट इलेक्शन, वो 1952 में हुआ और इसमें पूरी पब्लिक ने वोट डाला, व्यस्क मताधिकार से हुआ था। ठीक है ना, व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार द्वारा हुआ था, व्यस्क मताधिकार द्वारा, व्यस्क मताधिकार द्वारा। व्यस्क मताधिकार का मतलब है जो भी वोट देने लायक उम्र प्राप्त कर चुका था उसने यहाँ पे वोट डाले, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का रहा हो। ठीक है ना,
उसका जेंडर कोई भी रहा हो, तो 21 साल तब एज हुआ करती थी। 1989 में ही तो 18 साल हुई है, उससे पहले कितनी हुआ करती थी? 21 साल। ठीक, साधारण व्यक्ति भी सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का मामला हो। मौलिक अधिकारों का मामला हो, किसका मामला हो? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि सर पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? एक लास्ट फैक्ट बता रहा हूं आज के लिए, बाकी आपसे बातें कल करूंगा मैं। ठीक, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपको पता है, ये 25 जनवरी 1950 को बना था। 25 जनवरी 1950 को बना था। तो भैया स्वतंत्रता के बाद जब ये बना तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव आयुक्त, स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव आयुक्त, ये कुछ एक फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपसे। स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन थे बच्चे? सुकुमार सेन। क्या नाम था इनका? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन मेरे बच्चे इनका नाम था। क्या नाम था? सुकुमार सेन इनका नाम हुआ करता था, याद रखना। स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। बाकी और भी पूछता है कि जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बना, बहुसदस्यीय मतलब एक से ज्यादा वाला, तब इसमें पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बना था पहली बार, यानी 1989 में, तब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तब वैसे भी पहले मुख्य लिख लो या पहले लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि तब ये एक ही सदस्य वाला था भाई। चाहे पहले चुनाव आयुक्त लिख लो, चाहे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त लिख लो, आंसर सुकुमार सेन ही आएगा, क्योंकि तब ये एक सदस्य ही हुआ करता था। बहुसदस्यीय बनाया 1989 में, और तब आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे बीएस पैरा शास्त्री। बीएस पैरा शास्त्री 1989 में, बताऊंगा लिखाऊंगा। और जब दोबारा बहुसदस्यीय बना, यानी 1993 में, जब दोबारा बहुसदस्यीय बना 1993 में, तब आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो टी.एस. शेषन साहब बने थे। टी.एस. शेषन। ये बातें आपसे कल करूंगा, कल ही परिसीमन आयोग की बात करूंगा। डीपीपी बनने डाल दिए, आज बन के आ जाए तो मैं आपकी कल लगवा दूंगा, उन्हें लगा करके देखना। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग से ही रिलेटेड होता है, तो उसे करके फिर हम लगाएंगे मॉक, और फिर पॉलिटी को वापस से उस सीक्वेंस से शुरू कर देंगे जो शुरुआत से चलेगी, संवैधानिक इतिहास, संविधान का निर्माण, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कल मिलते हैं मेरे साथियों। आज आपसे यही मुलाकात है, बंद करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।